हेलो स्टूडेंट्स, आज है हमारा लेक्चर नंबर 3। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, जहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर सेशन कर रहे हैं। अभी हम कर रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। अब यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए हैं। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका डिस्कस द स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसेस रिक्वायर्ड फॉर प्रोफेशनल मैनेजर्स। चलिए, जब मैनेजर की बात करें हम, तो अब मैनेजर तो हर जगह पे मिलेंगे हमें, स्मॉल बिजनेस हो या मीडियम हो या लार्ज हो या रिलायंस हो, टाटा हो या लोकल शॉप्स हो, कहीं पे भी मैनेज करना तो ज़रूरी है ही। तो मैनेजर तो बिज़नेस में होने ही वाले हैं। तो अब यहाँ पे उन लोगों ने कहा है प्रोफेशनल मैनेजर्स मतलब जो नॉर्मली जो बड़े बड़े बिजनेसेस रहते हैं वहाँ पे जो लोग बिज़नेस मैनेज करते हैं वो नॉर्मली प्रोफेशनल हो जाते हैं। उनके पास काफ़ी सारे स्किल्स होते हैं, ठीक है, बिज़नेस को मैनेज करने के लिए, लोगों से काम करवा के लेने के लिए। तो अब यहाँ पे हमें देखना है स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसेस क्या क्या ज़रूरी होती है प्रोफेशनल मैनेजर के लिए। तो अब यहाँ पे बहुत सारी स्किल पढ़ने वाले हैं हम, लेकिन 3 सबसे मेन रहेगी, 3 सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल्स रहेगी, जो है हमारी कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, ह्यूमन स्किल एंड टेक्निकल स्किल। इसका हम मीनिंग देखने वाले हैं, लेकिन इसके पहले हम देखते हैं कि इनका इम्पोर्टेंस कौन सी स्किल कौन से लेवल पे कितनी रिक्वायर्ड होती है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे डायग्राम के ज़रिए हमें बताया हुआ है कि यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, एग्जांपल समझ लो, ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल होते हैं, ठीक है। टॉप लेवल पे आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आएंगे, ट्रस्टीज़ आएंगे, पार्टनर्स आएंगे, एक्सेट्रा, प्रोप्राइटर्स आ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जो मैनेज करते हैं बिजनेस को। मेन डिसीजंस यहाँ से लिए जाते हैं, यहाँ पे लिए जाते हैं। तो ये हमारे हो जाते हैं टॉप लेवल। उसके बाद आता है मिडिल लेवल। तो मिडिल लेवल में नॉर्मली आते हैं फंक्शनल या डिविजनल मैनेजर्स हम कहेंगे। ये भी कुछ हद तक डिसीजंस तो लेते ही हैं, डिसीजन को फॉलो करवाते ही हैं। अब ये कौन से डिसीजन लेंगे? ये लोग जो डिसीजन बताते हैं उनको इन्हें फॉलो करना है, काम करवाना है, इनके अंडर जो लोग काम करते हैं उनसे। इसके लिए रिक्वायर्ड डिसीजन ये लोग भी लेंगे। अब यहाँ पे लोअर लेवल पे कौन कौन आने वाला है? तो जनरल मैनेजर आएगा या फिर नॉर्मल एम्प्लॉयज़ आएंगे, सारे जो काम कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। ये सारे लोग यहाँ पे आने वाले हैं। तो अब होता क्या है, ये जो हमें 3 स्किल्स पढ़नी है, तो अब यहाँ पे ये जो टॉप लेवल है वहाँ पे ये कॉन्सेप्चुअल स्किल सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। देखिए, मिडिल लेवल में उससे कम रिक्वायर्ड होगी एंड लोअर लेवल पे बहुत कम रिक्वायर्ड होगी। दूसरा, ह्यूमन स्किल की अगर हम बात करें तो वो तीनों लेवल पे सेम रिक्वायर्ड है। यहाँ पे भी ह्यूमन स्किल होना चाहिए, यहाँ पे भी होना चाहिए, यहाँ पे भी होना ही चाहिए। अब तीसरा हम बात करते हैं टेक्निकल स्किल्स की। अब वो टेक्निकल स्किल सबसे ज़्यादा यहाँ पे होना चाहिए इन लोगों के पास। मिडिल लेवल में भी होना चाहिए, लेकिन थोड़ा कम रहेगा तो चलेगा। टॉप लेवल पे बहुत कम। उन लोगों को तो क्या करना है, मेनली डिसीजंस ही लेने हैं, तो टेक्निकल स्किल इनके पास कम रहेगी तो चलेगा। अब ये कॉन्सेप्चुअल स्किल क्या होती है? अब कॉन्सेप्चुअल स्किल मतलब सिचुएशन को अच्छे से समझना। जब भी डिसीजन लेना हो, मैनेजर को कोई भी डिसीजन लेना होता है तो उसके पहले सिचुएशन को या प्रॉब्लम को अच्छे से समझना बहुत ही ज़रूरी है। मान लो कि बिज़नेस के लिए एक ऐसा क्वेश्चन आ गया कि उसके कॉम्पिटिटर ने कोई नया प्रोडक्ट ला दिया है, या फिर कॉम्पिटिटर ने प्राइस कम कर दिया, या कॉम्पिटिटर ने कोई नया ऑफ़र ला दिया है, तो कॉम्पिटिटर का सेल्स ज़्यादा हो रहा है एंड हमारा कम हो रहा है। तो उस केस में क्या हो रहा है, अभी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, तो उसको समझ के फिर डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल स्किल रिक्वायर्ड होती है, मतलब एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है उसको समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब मान लो किसी एम्प्लॉय को रिक्रूट करना है बिज़नेस में, कोई हायर पोजीशन पे रिक्रूट करना हो अगर, तो अब उस पोजीशन के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड होगी, क्या क्या
क्वालिफिकेशन क्या क्या, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा, उसे हम सैलरी क्या देंगे। तो ये सारी ही चीज़ें कॉन्सेप्चुअली सोचनी पड़ती है, तो ये हो जाती है कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। इसीलिए ये स्किल किन लोगों में ज़्यादा होनी चाहिए, ये होनी चाहिए टॉप लेवल के लोगों में ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें ही सबसे मेन डिसीजन उन्हें ही लेने होते हैं, ठीक है। चलिए, नाउ नेक्स्ट इज़ ह्यूमन स्किल्स। अब ये ह्यूमन स्किल की हम बात करें तो ह्यूमन स्किल क्या होता है। अब यहाँ पे टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, हर जगह पे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। एक दूसरे के साथ उनका इंटरेक्शन होता है, कम्युनिकेशन होता है, एक दूसरे के साथ काम को कोऑर्डिनेशन करवाना पड़ता है, एक दूसरे के साथ काम करवा के लेना पड़ता है। तो ये सारी ही चीज़ें जो होती है उसे हम ह्यूमन स्किल्स कहते हैं, ठीक है। कोई ऐसा बॉस है जो बहुत रूडली बात करता हो एम्प्लॉय से, उन्हें मोटिवेट नहीं करता है अच्छे से, तो क्या होगा, एम्प्लॉय वहाँ पे अच्छे से काम नहीं करेंगे, अच्छा जो रिक्वायर्ड है वो आउटपुट वो नहीं देंगे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, मैनेजर के अंदर ह्यूमन स्किल नहीं है, इसलिए वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो ये जो ह्यूमन स्किल है वो बहुत ज़रूरी है बिज़नेस के अंदर, एंड वो सारे ही लोगों में होनी चाहिए। इसके लिए यहाँ पे तीनों लेवल पे उसका प्रोपोर्शन सेम बताया गया है। नाउ नेक्स्ट इज टेक्निकल स्किल। अब ये टेक्निकल स्किल की जब हम बात करें तो ये लोअर लेवल पे ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल जो काम है इन्होंने तो डिसीजन ले लिए, इसको बताया कि फॉलो करने क्या क्या डिसीजन है, ये अब क्या करेंगे, इन लोगों से काम करवा के लेने वाले हैं। जैसे हम प्रोडक्शन की बात करें तो एक्चुअल प्रोडक्शन कौन करेगा, लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ करने वाले हैं, ठीक है। हम दूसरी अकाउंटिंग की बात करें तो एक्चुअल में जो डेटा एंट्री है, रिपोर्ट्स बनाना है, वो काम कौन करेगा, यहाँ के एम्प्लॉयज़ करेंगे। स्टॉक मेंटेन करना हो या कोई भी काम हो, एक्चुअल में काम ये लोग करेंगे। तो यहाँ पे टेक्निकल स्किल्स ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि कैसे कोई मशीनरी ऑपरेट करना है या कैसे काम करना है। अभी जैसे हम ई फाइलिंग की बात करें, कोई सीए फर्म है, रिटर्न फाइल करना है, तो एक्चुअल में जो रिटर्न फाइल करेगा वो तो एम्प्लॉय करने वाला है, तो वो कैसे उसे करना है, क्या क्या उसकी प्रोसीजर है, वो टेक्निकल नॉलेज यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। चलिए तो देखते हैं हम एक एक करके सारी चीज़ें। रॉबर्ट ली कैट्स मेड पॉपुलर द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजरियल स्किल। किसने लाया ये कॉन्सेप्ट मैनेजरियल स्किल का? इन्होंने लाया रॉबर्ट ली कैट्स इन एन आर्टिकल इन हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, सितंबर 1974 में लाया। रॉबर्ट एल कैट्स क्लासिफाइड द मैनेजरियल स्किल्स इनटू 3 ग्रुप्स। देखिए 3 ग्रुप्स में उसको क्लासीफाई किया गया है इन स्किल्स को, कॉन्सेप्चुअल, ह्यूमन स्किल्स एंड टेक्निकल स्किल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलमोस्ट ऑल मैनेजर्स डू रिक्वायर द अबव स्किल्स in order to be effective, but the degree of skills required varies from level to level and from organization to organization, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बिजनेस में कौन से लेवल पे डिसीजन लिया जा रहा है एंड ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, बड़ा है, स्मॉल है, ठीक है, उसके बेस पे कौन सी स्किल कितनी रिक्वायर्ड होगी वो उस पर डिपेंड करती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्चुअल स्किल के बारे में बताया है, जो हमने देख लिया क्या होता है कॉन्सेप्चुअल स्किल। कॉन्सेप्चुअल स्किल यानी मैनेजर जो प्रॉब्लम को या सिचुएशन को अच्छे से समझता है एंड उसके बाद उसका डिसीजन लेता है, उसे हम कॉन्सेप्चुअल स्किल कहेंगे। तो कॉन्सेप्चुअल स्किल्स इनेबल मैनेजर्स टू विजुअलाइज एंड एनालाइज द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ प्रॉब्लम और सिचुएशन। कोई भी प्रॉब्लम या सिचुएशन हो तो उसे सॉल्व करने से पहले क्या करना पड़ता है, उसे अच्छे से विजुअलाइज एंड एनालाइज करना पड़ता है। तो वो काम यहाँ पे होता है अगर कॉन्सेप्चुअल स्किल अच्छी हो तो। नाउ अकॉर्डिंग टू कैट्स द टॉप मैनेजमेंट रिक्वायर्स मोर ऑफ कॉन्सेप्चुअल स्किल्स एज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट। यहाँ पे टॉप लेवल में सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल स्किल रिक्वायर्ड होती है। दिस इज़ बिकॉज टॉप मैनेजर स्पेंड मोर टाइम इन प्लानिंग and organizing and also in dealing with important vital problems or situation. yes, प्लानिंग का काम भी टॉप लेवल प्लानिंग का काम भी टॉप लेवल वाले ही लोग करने वाले हैं
ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि रिसोर्सेज को लाना, बिजनेस में जो भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज है, कैपिटल है या फिर मैन पावर हम कहेंगे, या तो फिर मशीनरी है, इक्विपमेंट है, रॉ मटेरियल, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कौन करके देने वाला है? टॉप लेवल मैनेजमेंट करके देने वाला है। इसीलिए इन लोगों की कॉन्सेप्चुअल स्किल्स बहुत क्लियर होनी चाहिए। तो ये हमने देख लिया सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। नाउ सेकेंड इज ह्यूमन स्किल्स। देखिए ये भी हमने देखा कौन से। अब ह्यूमन स्किल में क्या आता है? देखिए इट रिफर्स टू इंटरपर्सनल स्किल्स। एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, कैसे कोऑर्डिनेट कर रहा है काम को ये सारी चीज़ें आती है ह्यूमन स्किल्स के अंडर। ह्यूमन स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू लीड, कम्युनिकेट, टू मोटिवेट, टू डेवलप टीम स्पिरिट एंड मोस्ट ऑफ ऑल टू वर्क विथ पीपल। देखिए ये सारी चीज़ें मैनेजर के पास होनी चाहिए, क्योंकि वो लीड करने वाला है एम्प्लॉयज़ को, कम्युनिकेट करेगा उनके साथ, मोटिवेट करेगा, टीम स्पिरिट लाएगा उनके अंदर। क्योंकि अगर टीम स्पिरिट लाएगा, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेगा, तो ही वो अच्छे से काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ह्यूमन स्किल्स help the manager to create an environment in which people feel secure and free to express their views and opinion. All managers at all levels need to have human skills. This is because managers at all level interact with people within and outside the organization. देखिए जितने भी मैनेजर्स हैं, टॉप लेवल के मैनेजर, लोअर लेवल के, मिडिल लेवल के, सबके पास ह्यूमन स्किल होना बहुत ही ज़रूरी है। और एक बात उन लोगों ने हमें बताई है, आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी इंटरेक्शन तो होता ही है मैनेजर का। जैसे हम सप्लायर की बात करें तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का पार्ट नहीं है। सप्लायर है, गवर्नमेंट है, इन्वेस्टर है, या तो फिर हमने जिसके पास से लोन लिया है वो पर्सन है, कस्टमर्स है, सोसाइटी है। तो ये सारे लोग ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इनसे भी इंटरेक्शन तो होता ही है मैनेजर का, इसीलिए भी ह्यूमन स्किल अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। चलिए नाउ थर्ड वन इज़ टेक्निकल स्किल। नाउ टेक्निकल स्किल की हमने बात की थी, तो ये सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है एट लोअर लेवल, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअल जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म होने वाली है। तो देखते हैं टेक्निकल स्किल्स हेल्प टू डील विथ डे टू डे ऑपरेशंस or activities. The lower level managers require more of technical skills as compared to top level management. This is because the lower level managers are in charge of day to day operations. Now apart from the above three main skills, 5 more skills can be stated. Such skills do overlap the above 3 skills. देखिए ये 3 skills जो हमने पढ़ी, बेसिक, कॉन्सेप्चुअल, ह्यूमन एंड टेक्निकल, ये 3 स्किल्स तो होनी ही चाहिए मैनेजर के अंदर। लेकिन उसके साथ साथ ये और भी आगे जो हम पढ़ेंगे वो स्किल्स भी अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, वो मैनेजर बहुत अच्छे से बिजनेस को चला सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं फोर्थ कौन सा बताया है हमें, डिज़ाइन स्किल। अब डिज़ाइन स्किल को उन्होंने अच्छे से हमें बताया है, क्या है ये? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। बहुत सारी प्रॉब्लम आती है बिजनेस के लिए एवरी डे की लाइफ में, जैसे कि मान लो शॉर्टेज ऑफ फंड हो गया, वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है, या तो फिर कहीं और ब्रांच ओपन करना है, या तो फिर डिमांड बढ़ गई है, स्टॉक कम हो गया है, फटाफट से प्रोडक्शन करवाना है, या फिर रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई है। कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है डे टू डे लाइफ में। तो क्या होता है, उन प्रॉब्लम को अच्छे से समझना एंड दूसरा उसे सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती है उसे हम कहेंगे डिज़ाइन स्किल। ठीक है, जैसे शॉर्टेज ऑफ फंड हो गया है, तब उस टाइम पे फंड कहाँ से अरेंज करना है, या तो फिर उसका सॉल्यूशन और क्या है कि जिसको हमें पैसे देने हैं, क्या हम उसके पैसे को देने को पोस्टपोन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस हैं, उसमें से कोई भी ऑप्शन मैनेजर सिलेक्ट कर सकता है। तो ये क्या है, वो एक तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, जिसे हम बोलते हैं डिज़ाइन स्किल। नाउ डिज़ाइन स्किल इट रिफर्स टू प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। Manager should not just identify a problem but design the best solution
to solve the problem. For this purpose, the managers need to be intelligent, experienced and up to date with the latest developments. देखिए क्या बोला उन लोगों ने, खाली प्रॉब्लम का समझना ज़रूरी नहीं है. हमने सबसे फर्स्ट पॉइंट में देखा कि कॉन्सेप्चुअल स्किल में क्या होता है, मैनेजर प्रॉब्लम को अच्छे से एनालाइज करता है एंड समझता है. लेकिन खाली समझ के छोड़ देना अच्छा नहीं है, उससे सॉल्व करना भी ज़रूरी है. ठीक है, उसका कुछ रिजल्ट भी आना चाहिए कि हमने प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लिया है. तो वो कहाँ पे आएगा, अगर डिज़ाइन स्किल अच्छी हो तो, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी हो तो अब ये कब हो सकता है, प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व कब हो सकती है, जब मैनेजर एक्सपीरियंस्ड हो, उसे एकदम अप टू डेट लेटेस्ट नॉलेज हो हर चीज़ का कि मार्केट में क्या चल रहा है, टेक्नोलॉजी क्या आई हुई है. ठीक है, सारी चीज़ों का नॉलेज उसे होना चाहिए. एंड दूसरा वो इंटेलिजेंट हो, मतलब वो स्मार्ट होना चाहिए, फटाफट से राइट डिसीजन लेने वाला होना चाहिए. नाउ दिस वुड इनेबल मैनेजर टू डिज़ाइन और अराइव एट बेटर सॉल्यूशंस. ये सारी चीज़ें हो तो मैनेजर क्या कर सकता है, बहुत अच्छे से सॉल्यूशन ला सकता है किसी भी प्रॉब्लम का. तो ये हो गया हमारा फोर्थ वन, डिज़ाइन स्किल. नाउ नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल. चलिए ये हो गया हमारा फिफ्थ, देखना है हमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल. अब यहाँ पे द मैनेजर स्पेशली एट हायर लेवल एंड टू हैव एबिलिटी टू फ्रेम प्लान्स एंड पॉलिसीज. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या हो जाएगा कि बिजनेस में बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं अलग अलग. ठीक है, फाइनेंशियल रिसोर्स हम कहेंगे, ह्यूमन रिसोर्स की हम बात करेंगे. ठीक है, ऐसे बहुत सारे रिसोर्स होते हैं जो बिज़नेस में यूज़ करके बिज़नेस चलता है. तो उन चीज़ों का अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है. तो वो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो सकता है, अगर मैनेजर के पास अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन स्किल हो तभी ही हो सकता है. तो देखिए, अकॉर्डिंगली दे नीड टू गेट वर्क डन. दे शुड बी एबल टू कोऑर्डिनेट वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. देखिए ये बताया है ह्यूमन रिसोर्स के बारे में. यहाँ पे क्या करना है, कोऑर्डिनेशन लाना है वेरियस एक्टिविटीज़ में. वेरियस एक्टिविटीज़ मतलब क्या, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, अलग अलग काम कर रहे हैं. फाइनेंस वाला फाइनेंस ला रहा है, प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन कर रहा है, परचेज वाला परचेज कर रहा है रॉ मटेरियल, सेल्स वाला सेल करने वाला है, अकाउंटिंग वाला उसका काम करेगा. ठीक है, तो ये जो सारे ही लोग काम कर रहे हैं वो सब लोग अलग अलग गोल के लिए तो काम करेंगे नहीं, कोई एक पर्टिकुलर एम होगा उसके लिए ही काम करेंगे. तो ये सारी एक्टिविटी एक साथ चलना बहुत ज़रूरी है, उसे हम कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन हुआ सबकी एक्टिविटीज़ के बीच में. तो ये कोऑर्डिनेशन कब हो सकता है, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल बहुत अच्छी हो तब. नाउ दे मस्ट बी एबल टू रेगुलेट परफॉर्मेंस इन एन ऑर्डरली मैनर. सारे ही लोग जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो ऑर्डरली मैनर में होना चाहिए, मतलब प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए. अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन करना है, तो जब प्रोडक्शन स्टार्ट होना चाहिए, होने वाला है, उसके पहले परचेस वाले ने रॉ मटेरियल अवेलेबल करना ज़रूरी है, बाकी सारे इक्विपमेंट अवेलेबल करना ज़रूरी है. अब उसको जब परचेस करना है तो उसके लिए फ़ंड्स रिक्वायर्ड होंगे, तो उसके लिए फाइनेंस मैनेजर ने क्या करना है, फंड्स अवेलेबल करके कर देना ज़रूरी है. तो ये सारी चीज़ें कैसी होनी चाहिए, ऑर्डरली मैनर, प्रॉपर सीक्वेंस में परफॉर्म होनी चाहिए. तो इस स्किल को हम क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल बोलते हैं. मैनेजर क्या करता है, उसके अंदर अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल हो तो वो ऑर्डरली मैनर में सबका काम करवा के लेता है. चलिए ये हो गया हमारा फिफ्थ स्किल. नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डिसीजन मेकिंग स्किल. देखिए डिसीजन मेकिंग स्किल मैनेजर के अंदर होना चाहिए. अब ये ऑल लेवल पे रहेगा, क्योंकि हमने देखा था टॉप लेवल के जो मैनेजर्स रहते हैं वो क्या करते हैं, मेन डिसीजन वो लोग लेते हैं, उसके बाद वो उनके डिसीजन बताते हैं मिडिल लेवल को. ठीक है, मिडिल लेवल को बताते हैं, मिडिल लेवल क्या करते हैं, फॉलो करवाते हैं लोअर लेवल से. तब तीनों लेवल पे डिसीजन मेकिंग तो होगा ही होगा, सब लोग डिसीजन लेने वाले. जैसे कि टॉप लेवल की बात करें तो उन्होंने फॉर एग्जांपल ये डिसीजन ले लिया कि हमें नए ब्रांच ओपन करना है कोई पर्टिकुलर स्टेट में, ये मेन डिसीजन उन्होंने ले लिया. अभी मिडिल लेवल के वाले क्या करेंगे,
उस चीज़ के लिए, उस डिसीजन के लिए वो लोग क्या करेंगे, फाइनेंस कहाँ से लाना है देखेंगे, बाकी सारी रिक्वायरमेंट कैसे फुलफ़िल होंगी वो देखेंगे। तो वो भी उनका डिसीजन तो ले ही रहे हैं। उसके बाद वो उनके एम्प्लॉयज़ को बताएंगे, ऑर्डर देंगे, तो वहाँ पे भी डिसीजन मेकिंग होगा कि चलो काम कैसे करना है उनको जो दिया गया है। तो यहाँ पे क्या उन लोगों बोल रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग स्किल भी हर एक लेवल पे होनी ही चाहिए मैनेजर्स के अंदर। Now all the managers at all levels need to make decisions. Managers must have skills to generate alternatives and then to select best alternatives in order to deal with a particular activity or situation. अब ये डिसीजन मेकिंग स्किल हमने देखा कि सारे लेवल्स पे रिक्वायर्ड होता है, पर डिसीजन मेकिंग होता कैसे है, कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, उसे कॉन्सेप्चुअली मैनेजर ने समझ लिया, ठीक है, एंड उसको वो सॉल्व भी करना चाह रहा है, तो उस सॉल्व करने में वो डिसीजन मेकिंग करने वाला है। तो डिसीजन मेकिंग में एग्जैक्टली क्या होगा, जितने भी ऑप्शंस है उसके पास वो देखेगा, कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करने के जितने भी ऑप्शंस है वो देखेगा, एंड उसमें से वो फिर बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करेगा। जैसे हमने आगे एग्जांपल देखा था शॉर्टेज ऑफ फंड वाला, तो वहाँ पे हमने देखा कि एक तो मैनेजर क्या करेगा, कैपिटल अरेंज करेगा, या तो फिर दूसरा वो क्या कर सकता है, क्रेडिटर्स से बात करेगा कि पेमेंट की डेट थोड़ी अगर एक्सटेंड हो सके तो, पोस्टपोन हो सके तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑप्शंस क्रिएट हुए, वहाँ पे वो ट्राई कर रहा है कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन उससे सूटेबल होगा, और फिर वो क्या कर रहा है, डिसीजन मेकिंग वहाँ पे कर रहा है। तो उसे हम बोलेंगे डिसीजन मेकिंग स्किल। चलिए ना, फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग मैनेजर्स नीड टू, अब डिसीजन मेकिंग के लिए मैनेजर्स को क्या करना पड़ता है, कलेक्ट द राइट इन्फॉर्मेशन। देखिए, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, वो भी कैसी, राइट इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली। ऐसा नहीं है कि किसी की भी बात सुन के उसने मान लिया, वैसे नहीं, प्रॉपरली करेक्ट राइट इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करेगा। उसके बाद उस इन्फॉर्मेशन को वो एनालाइज करेगा, ठीक है, एंड उसके बाद मेक सिस्टमैटिक डिसीजन। उसके बाद कैसे डिसीजन लेगा, सिस्टमैटिक। क्यों सिस्टमैटिक डिसीजन क्यों कहा है, क्योंकि प्रॉपरली हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है, उसे एनालाइज किया है, उसे समझा है, उसके बाद हमने बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे जो डिसीजन लिए जाएंगे उसे सिस्टमैटिक डिसीजन कहा गया है। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा 6th स्किल्स। अब आगे बढ़ते हैं 7, कम्युनिकेशन स्किल। देखिए, कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी स्किल है। अब ये तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटा हो, बड़ा हो, मिडिल लेवल हो, कोई भी हो, या ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी लेवल हो, टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो, कम्युनिकेशन स्किल बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हर मैनेजर में होना ही चाहिए। अब इंसान की पर्सनल लाइफ में भी कम्युनिकेशन स्किल तो बहुत अच्छा होना ही चाहिए। अब यहाँ पे हम मैनेजर की बात करेंगे, तो मैनेजर को क्या होता है, बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ता है। अब उसके अंडर के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे काम करवा के लेना है, उनसे कम्युनिकेट करना है, बाकी के डिवीज़न के जो मैनेजर होंगे उनसे कम्युनिकेट करना है, उसका जो खुद का सुपीरियर बॉस है, सुपीरियर है, उससे कम्युनिकेट करना है। ये तो बिज़नेस के अंदर की बात हो गई। बाकी हम क्रेडिटर की बात करें, जो सप्लायर होते हैं वो, या तो फिर हम गवर्नमेंट की बात करें, इन्वेस्टर की बात करें, या कस्टमर की हम बात करें, तो इन सारे लोगों से भी कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी होता है बिज़नेस चलाने के लिए। तो इसीलिए मैनेजर की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि वो अच्छे से कम्युनिकेट करे और किसी को भी कन्विंस कर सके। इसलिए ये हो गया हमारा कम्युनिकेशन स्किल। मैनेजर नीड्स टू बी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर। कैसा होना चाहिए, इफ़ेक्टिव होना चाहिए। दे शुड नो व्हाट टू कम्युनिकेट, व्हेन टू कम्युनिकेट, whom to communicate and how to communicate. Effective communication skill are necessary for every manager. देखिए, कोई भी मैनेजर हो, कोई भी लेवल पे हो, उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होना बहुत ही ज़रूरी है। नाउ 8 आता है लीडरशिप स्किल। देखिए, लीडरशिप स्किल, अब यहाँ पे लीडरशिप स्किल किसी से काम करवा के लेना है, ठीक है। एक सुपीरियर है या एक मैनेजर है,
उसे उसके अंडर जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनसे काम करवा के लेना है, तो उसके पास लीडरशिप स्किल होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है। अब जितने भी लोग हमारे पास काम कर रहे हैं उनको तो पता नहीं है कि कैसे काम करेंगे, ठीक है, मोटिवेशन नहीं है उसके पास, तो एक अच्छा लीडर क्या कर सकता है, उन्हें अच्छे से लीड कर सकता है, गाइड कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है एंड उनसे काम करवा के ले सकता है। तो गुड मैनेजर्स नीड टू बी गुड लीडर्स एज वेल। दे शुड लीड एंड मोटिवेट बाय एग्जाम्पल। क्या करना चाहिए उन्होंने, लीड एंड मोटिवेट करते रहना चाहिए एम्प्लॉयज़ को। दे शुड हैव गुड लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड अडॉप्ट राइट लीडरशिप स्टाइल डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। सिचुएशन के अकॉर्डिंगली वो लीडरशिप करता रहेगा उसके एम्प्लॉयज़ की। तो ये क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है मैनेजर के अंदर। Now next is persuading and negotiating skills. Persuading, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, किसी को हम किसी से बात कर, मोस्टली कस्टमर से अगर समझो हम बात कर रहे हैं, कोई हमारा प्रोडक्ट सेल करना है, तो हम हमेशा ही क्या ट्राई करेंगे कि वो कस्टमर मान जाए और वो हमारे प्रोडक्ट ले ले, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको कन्विंस कर रहे हैं कि वो हमारा प्रोडक्ट ले या हमारी सर्विस ले, हमारे ऑर्गेनाइजेशन से वो बाय करे, ठीक है। तो इस क्वालिटी को हम बोलेंगे पर्सुएडिंग क्वालिटी, ठीक है। या तो फिर हम किसी सप्लायर से बात कर रहे हैं, तो वो जो प्राइस बता रहा है हम चाह रहे हैं कि उससे थोड़ा कम प्राइस में हमें रॉ मटेरियल मिल जाए, तो उस केस में भी हम क्या करने वाले हैं, उसको कन्विंस करेंगे कि भाई कम प्राइस में हमें दे दो, ठीक है। तो ये क्वालिटी होनी चाहिए मैनेजर के अंदर। दूसरा, नेगोशिएटिंग स्किल। नेगोशिएशन क्या होता है, लोकल हमारी रूटीन लाइफ में हम भी करते हैं, ठीक है। हम कहीं शॉपिंग करने गए तो जो भी सेलर ने प्राइस हमें बता दिया प्रोडक्ट का, हम उस प्राइस पे ही नहीं ले लेते हैं, हम उससे नेगोशिएट करते हैं। हम कुछ प्राइस बताते हैं, फिर वो थोड़ा कम करता है, फिर हम और थोड़ा उसे कन्विंस करते हैं, ठीक है। तो ये नेगोशिएशन हो जाता है। तो बिज़नेस में भी ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। नेगोशिएशन क्वालिटीज़ अगर मैनेजर के अंदर हो तो वो बहुत अच्छे से बिज़नेस कर सकता है एंड बिज़नेस की कॉस्ट भी वो कम कर सकता है, अगर ये क्वालिटी, ये स्किल उसके अंदर हो तो। now certain managers need to have persuading and negotiating skills. Persuading involves being able to convince others to take appropriate action. देखिए, persuading का मतलब हो जाता है किसी और को कन्विंस करना कोई एक्शन लेने के लिए। Now negotiating involves being able to discuss and reach a mutually satisfactory agreement. नेगोशिएटिंग का मतलब क्या होता है, हम किसी के साथ नेगोशिएट करते हैं एंड फिर दोनों जन म्यूचुअली एग्री होते हैं किसी एक सिचुएशन पे। मतलब हम कुछ खरीदने गए हैं और हम सेलर ने कुछ प्राइस बताया, हम उससे कम बताते हैं, फिर वो थोड़ा और कम करता है, फिर आफ्टर फाइनली क्या होता है, किसी एक प्राइस पे दोनों लोग एग्री हो जाते हैं, ठीक है। उसे हम नेगोशिएटिंग करना बोलते हैं। नाउ दिस स्किल्स आर स्पेशली रिक्वायर्ड फॉर मार्केटिंग, सेल्स, परचेसेस एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स। मोस्टली इन जगहों पे ये स्किल रिक्वायर्ड होती है, मार्केटिंग में, सेल्स में, परचेस एंड ह्यूमन रिसोर्स में। ह्यूमन रिसोर्स में क्यों कहा गया है, क्योंकि बिजनेस में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ अपॉइंट करने पड़ते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो है वो अपॉइंट करता है, रिक्रूट करता है। तब उस टाइम पे क्या होता है, सैलरी के लिए नेगोशिएशन होता है दोनों के बीच में। मैनेजर क्या करता है, जो भी एम्प्लॉयज़ को वो रख रहा है उसके साथ नेगोशिएट करता है सैलरी के लिए। तो वो स्किल यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को भी रिक्वायर्ड हो जाती है। कौन सी, नेगोशिएटिंग स्किल्स। चलिए, फॉर इंस्टेंस अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर नीड्स टू परsuade एम्प्लॉयज़ एंड नेगोशिएट विथ एम्प्लॉयज़ यूनियन लीडर फॉर वर्कर्स इंसेंटिव्स। अब यहाँ पे उन लोगों ने यूनियन लीडर के साथ नेगोशिएशन का एग्जाम्पल दिया है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर क्या करता है, इनके साथ यूनियन लीडर के साथ वो क्या करता है, नेगोशिएट करता है वर्कर्स के इंसेंटिव्स के लिए कि भाई उनको कितने इंसेंटिव्स मिलने चाहिए, या बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। वो नेगोशिएशन यहाँ पे होता है। तो ये हो गया हमारा 9th स्किल, परsuading एंड नेगोशिएटिंग स्किल्स। नाउ लास्ट है अदर स्किल्स। अब स्किल्स तो बहुत सारे टाइप के होते हैं,
मेन तो हमने देख लिया। अब अदर में क्या क्या आता है, देर आर सेवरल अदर स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड बाय मोस्ट मैनेजर्स विच आर एज फॉलोज। कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग स्किल्स, देखिए कॉन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट हो जाता है, झगड़े होते ही रहते हैं बिजनेस में, दो एम्प्लॉयज़ के बीच में हो गए या फिर दो डिपार्टमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो क्या होता है इन कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, अगर कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व नहीं होता है तो दोनों लोग अच्छे से काम नहीं करेंगे एंड जो आउटपुट आएगा वो अच्छा नहीं आएगा, जो अल्टीमेटली नुकसान करता है बिजनेस को। तो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग स्किल होनी चाहिए। दूसरा क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब हो जाता है किसी भी प्रॉब्लम को इवैल्यूएट करना, एनालाइज करना डिटेल में एंड उसका सॉल्यूशन लाना, वो हो जाता है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। उसके बाद है टीम बिल्डिंग स्किल। कोई पर्टिकुलर काम करवाना है एम्प्लॉयज़ से तो वहाँ पे टीम बिल्डिंग करना पड़ता है कि हम देखेंगे कि वो काम हमारा कौन सा एम्प्लॉय अच्छे से परफॉर्म कर सकता है, कौन कौन से एम्प्लॉयज़ अच्छे से कर सकते हैं, किसको कौन सा काम देना है, उसके अकॉर्डिंगली हम टीम बनाते हैं। तो टीम बिल्डिंग स्किल। एंड लास्ट इज प्रेजेंटेशन स्किल। ये स्किल भी मैनेजर के अंदर होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन स्किल। बहुत सारी जगहों पे प्रेजेंटेशन करने पड़ते हैं, बहुत सारी मीटिंग्स होती है, सेमिनार्स वगैरह होते रहते हैं, उसमें ये स्किल होना बहुत रिक्वायर्ड होता है। चलिए, तो ये हमने देख लिए कौन कौन से स्किल्स ज़रूरी होते हैं प्रोफेशनल मैनेजर्स के लिए। चलिए, कोई क्वेश्चन हो स्टूडेंट्स तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।